एपिसोड 1 में हम जम्मू से पहलगाम पहुंचे थे, एपिसोड 2 में पहलगाम से पोसपत्री और एपिसोड 3 में पोसपत्री से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक की यात्रा की थी। इस एपिसोड 4 में अमरनाथ जी से बालटाल तक की यात्रा करेंगे। देखेंगे कि बालटाल का रास्ता कैसा है, क्या कठिनाइयाँ आती है, बीच में कौन से स्थान आएंगे, क्या सावधानी रखें, पहलगाम और बालटाल कौन सा रास्ता चुनें, कब यात्रा करें, जाने का सही समय क्या है, भीड़ से कैसे बचें, घोड़ा खच्चर, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर इनका क्या चार्ज है, क्या बर्फ़ रूपी शिवलिंग गुफा में पिघल गए हैं या अभी भी हैं, तो अभी यात्रा पर जाना चाहिए या नहीं, इसका जवाब भी हम इस वीडियो में देंगे। अमरनाथ यात्रा में कुल कितना खर्चा होगा, इसी तरह की और भी काफ़ी सारी बात इस वीडियो में होने वाली है। साथ ही श्रीनगर तक भी आपको लेकर चलेंगे। ये मेरी अमरनाथ यात्रा सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है, 3 पहले आ चुके और ये लास्ट चौथा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चारों एपिसोड आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि इनमें हमने अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है कि कहाँ, कब, क्यों, कैसे, हर डिटेल आपको हमारी अमरनाथ वीडियो सीरीज़ में मिल जाएगी। बालटाल के साथ साथ ही हम आपको इस वीडियो में कश्मीर की ट्रेन में भी सफ़र कराएंगे और साथ ही साथ बर्फ़बारी, जी हाँ, स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी और कश्मीर के बारे में ऐसा बहुत कुछ बताएंगे जिससे कि जब कभी आप फ्यूचर में कश्मीर आए तो ये जानकारी जो हम आपको देंगे तो वो बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको। तो चलें, जहां एपिसोड 3 पूरा हुआ था वहीं से शुरुआत करते हैं। ये है श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा, जिनके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। यहाँ आकर जो सुख, शांति और आनंद मिलता है ना, वो बोलकर बयां नहीं किया जा सकता। अगर आप यहाँ आओगे तभी महसूस कर पाओगे। महादेव जी की गुफा में बना हिम शिवलिंग पिघलती हुई बर्फ़ की बूंदों के गिरने से बनता है। धीरे धीरे बूंद जमकर शिवलिंग का आकार ले लेती हैं, जिनके दर्शन से यात्रा के सारे दुख, दर्द और थकान गायब हो जाती है। जब इन्हें देखोगे तो भाव विभोर होकर आंखों से बहते हुए आंसुओं को आप नहीं रोक पाओगे। ऐसा होता है महादेव जी का असर। जब मैं ऊपर गया था तो गुफा में प्रवेश करने से पहले ही जो है मेरे आंसू आने लगे थे खुशी के लिए। ये खुशी के आंसू थे, महादेव जी के दर्शन जो होने वाले थे, क्योंकि मेरा कई वर्षों का सपना पूरा हो गया था। बहुत से यात्री कहते हैं कि जब शिवलिंग पिघल चुका हो तो हम यात्रा पर जाकर क्या करेंगे। देखिए मित्रों, जितना महत्व हिम शिवलिंग का है उतना ही महत्व अमरनाथ गुफा का भी है। साथ ही यात्रा के बीच आने वाले स्थानों जैसे पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, महागुड़ा स्टॉप और पंचतरणी, ये पड़ाव भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन स्थानों पर शिव जी ने अपनी निशानियाँ छोड़ी थी जब वो पार्वती जी को अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे। तो इन पड़ावों से होकर वो गुजरे थे, इसलिए इन सब का अपना महत्व है। बर्फ़ के शिवलिंग के दर्शन हो जाए तो अच्छा है, पर अगर यह अंतर्ध्यान हो जाए, मतलब पिघल जाए, तो भी आपको अपनी यात्रा कैंसिल नहीं करनी चाहिए। पूरी यात्रा अपने आप में बहुत ज़रूरी है, इसलिए आइए और शिव शक्ति को महसूस कीजिए। चलिए अब श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा को प्रणाम करके नीचे की ओर चलते हैं। जाने का मन तो नहीं है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। मेरी ये यात्रा बहुत अच्छी रही। पैदल चलते हुए थोड़े बहुत दुख दर्द तो आते रहते हैं, पर अगर एक बार आप कैसे भी करके यहाँ पहुँच गए, यहाँ आते साथ ही सब परेशानियाँ, दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बस भोले शंकर ही याद रहेंगे। आशा करता हूँ कि महादेव का भविष्य में मुझे फिर से बुलावा आएगा और फिर से मैं इनका आशीर्वाद पाने का मुझे मौका मिलेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आते वक्त काफ़ी भावुक हो गया था। ये अमरनाथ बेस कैंप है, जहाँ से गुफा करीब 1 किलोमीटर है। मैंने अपने दोनों बैग यहीं क्लॉक रूम में जमा किए थे, पर्ची दिखाकर उनको वापस लिया। अब मुझे एक पिट्ठू की तलाश थी जो मेरा सामान लेकर नीचे बालटाल तक जा सके। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको पिट्ठू वालों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ही उल्टा आपको ढूंढते हैं। वो कैसे, आगे बताएंगे। ये अमरनाथ बेस कैंप का घोड़ा खच्चर पॉइंट है, ये यहीं तक आते हैं। इससे आगे गुफा तक पैदल या फिर पालकी वाले ही जाते हैं। इनका चार्ज बालटाल से गुफा तक घोड़े का एक साइड का लगेगा 2850 रुपये और गुफा से बालटाल वापसी का 1900 रुपये। दोनों तरफ का देखें तो 4400 रुपये। अब मैं अमरनाथ जी बेस कैंप से बालटाल की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ, जो 14 किलोमीटर की होने वाली है। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वो बालटाल वाला है और साइड में दूसरा आप देख रहे हैं वो है पहलगाम की ओर जाने वाला।
मैंने यात्रा पहलगाम रूट से शुरू की थी और अब मुझे दोनों रूट देखने थे, तो मैं वापस अब बालटाल रास्ते से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। इससे जो है मेरा सर्कल पूरा हो जाएगा, ताकि आपको दोनों रास्ते दिखा सकूँ। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप यहाँ से पहलगाम की ओर जाएंगे तो चंदनवाड़ी तक 32 किलोमीटर चलना होगा, 32, जहाँ तक पैदल एक दिन में पहुँचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन बालटाल मार्ग से आप एक ही दिन में नीचे उतर सकते हैं। एक बात और, अमरनाथ बेस कैंप में रात को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो रुकने के लिए या तो आपको बालटाल पहुंचना होगा, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर है, या फिर पंचतरणी पर आना होगा। और पंचतरणी कहाँ है? वो है पहलगाम वाले मार्ग पर, गुफा से 6 किलोमीटर दूसरी तरफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक ही दिन में वापस जाना चाहते हैं तो बालटाल मार्ग से ही नीचे उतरें। हेलीकॉप्टर से जाना है तो पंचतरणी से पहलगाम तक एक साइड के 4,900 रुपये, दोनों साइड के 9,800 रुपये। बालटाल में हेलीपैड नीलगिरथ के नाम से है, जिसका पंचतरणी से लगते हैं 3,250 रुपये और राउंड ट्रिप के 6,500 रुपये। बीच रास्ते में आने वाले स्थानों को देखें तो अमरनाथ गुफा से बालटाल बेस कैंप 14 किलोमीटर है। मैं 1 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। यहाँ बोर्ड पर लिखी जानकारी के हिसाब से 2 किलोमीटर यहाँ से काली माता मंदिर के दर्शन होंगे। 4.5 किलोमीटर पर बरारी मार्ग आएगा। 10 किलोमीटर आगे चल के 2 मील हम पहुँच जाएंगे और 13 किलोमीटर पर यहाँ से जो है 13 किलोमीटर बालटाल बेस कैंप पर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ ITBP का फ्री मेडिकल कैंप है। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो यहाँ दिखा सकते हैं। नीचे घाटी में बर्फ़ जमी हुई है, अभी तो कुछ पिघल गई है, पर जब यात्रा शुरू होती है तो सोचो यहाँ कितनी ज़्यादा स्नो देखने को मिलती होगी। अभी तो यात्रा का जो है एंड चल रहा है, शुरू में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। ये ऊपर से नीचे तक बड़ा ग्लेशियर है, जिसको काट कर रास्ता बनाया गया है। बर्फ़ देखने में अच्छी लगती है, पर जब सूरज की किरणें इन पर पड़ती है ना, तो वहाँ से टकरा कर ये आँखों में चुभती हैं। इसलिए धूप के चश्मों का भी यूज कर सकते हैं आँखों को बचाने के लिए। यहाँ लोकल लोग प्रसाद बेच रहे हैं। ये थोड़ा महंगा बताते हैं, आप मोल भाव करके कम भी कर सकते हैं। रास्ते पर आगे भी ये मिलते रहेंगे। और हाँ, गुफा के पास श्राइन बोर्ड का एक काउंटर है प्रसाद का, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। उनके रेट फिक्स हैं। ऊपर से बहता पानी बर्फ़ के नीचे से निकल रहा है। नीचे घोड़े से लोग गुफा की ओर जा रहे हैं और ऊपर पहलगाम वाले रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। पिट्ठू वाले कुछ इस तरह सामान ले जाते हैं। चलिए, जब लगेज की बात हो ही गई है, पिट्ठू की लगेज की, तो मेरे पास जो 2 भारी बैग थे उनके बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने उनका क्या किया। गुफा में दर्शन पर जाते समय मैंने अमरनाथ बेस कैंप के किलो रूम में अपना सामान, दोनों बैग जो हैं जमा कर दिए थे, जिन्हें वापस आकर मैंने ले लिया। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि दोनों बैग भारी थे, जिसे मैं अकेले नहीं ले जा सकता था। तो किसी पिट्ठू वाले को, मतलब पिट्ठू वाला उसे कहते हैं जो सामान लेकर चलता है, जो हमारा सामान ढोता है, तो किसी पिट्ठू वाले को मुझे ढूंढना था जो मेरे बैग दोनों लेकर बालटाल तक जा सके। किलो रूम के पास ही जब मैं सामान ले रहा था तो कई व्यक्ति आए कि हम आपका सामान लेकर चलेंगे। सब ज़बरदस्ती जो है सामान उठाने को तैयार। वो आपस में लड़ने लगे कि कौन मेरा सामान पहले उठाएगा या कौन लेकर जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, जब आप लोगों का हो जाए तो मुझे बता देना कि मेरे साथ कौन चलेगा। फाइनली एक पिट्ठू वाला तय हुआ। वो बोले कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा सामान लेकर। मैंने कहा कि ठीक है, आप ही चलो। मैंने 2 बैग को मिलाकर एक बैग बना लिया। बड़े बैग में ही ज़्यादातर सामान रख दिया और दूसरा बैग अपने पास रख लिया जिसमें ज़रूरी सामान थे। सोचा कि 8-9 घंटे का पैदल सफ़र है, अगर बारिश पड़ गई तो जो है छाता रेनकोट रख लेता हूँ। उसके अलावा अगर कपड़े भीग गए बारिश में, फिर भी ये सब होते हुए भी, तो भैया दूसरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो एक जोड़ी कपड़े भी रख लिए और ठंड से बचने के लिए जैकेट भी डाल ली बैग में। मोबाइल और गोप्रो कैमरा चार्ज करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। मुझे लगा कि लंबा सफ़र है तो ये डाउन हो सकती है बैटरी, तो मैंने पावर बैंक भी रख लिया। देखिए गहरी घाटी में बने ग्लेशियर के नीचे से पानी कितनी स्पीड से गुजर रहा है। मैं दूर हूँ फिर भी इनकी आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही है। आपको शायद ये उतनी ज़्यादा ना सुनाई दे रही होगी, लेकिन ये तेज़ है आवाज़। ये लोग इसी नदी के ऊपर बनी बर्फ़ पर चल रहे हैं। इसमें रिस्क है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग कपड़े पहने हैं, तो शायद श्राइन बोर्ड या फिर BRO के कर्मचारी होंगे, क्योंकि आम आदमी को तो शायद इस खतरनाक जगह पर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। कोई ना कोई जो है टोक देंगे। यहाँ देखो कैसे बर्फ़ में बड़ा छेद हो रखा है। चलो इनको अपना काम करने देते हैं, हम अपना काम करते हैं आगे बढ़कर।
रास्ता पहाड़ के बिल्कुल कोने पर है, साइड में रेलिंग है, पर इस पर ज़्यादा जोर ना डालें। ये पहाड़ के किनारे पर लगी है तो ज़्यादा मजबूत नहीं होती। रास्ता आगे और ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा। लेफ़्ट साइड में देखो, यहाँ पहले कोई रास्ता ही नहीं था। नीचे से पत्थर जोड़कर लकड़ी के तख्ते लगाकर रास्ता बनाया गया है। ये देखने में ही खतरनाक लग रहा है, तो सोचो इसको कैसे बनाया गया होगा। बड़ा रिस्की होगा ये। BRO, जिसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और जो है अपनी भारतीय सेना, ये सब मिलकर रास्ते यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ रास्ता उबड़ खाबड़ होने के साथ ही छोटा भी हो गया है। आगे चढ़ाई दिख रही है, जैसे पीछे था ऐसे ही यहाँ पर लकड़ी और लोहे के द्वारा रास्ते को सपोर्ट दिया गया है। सच में इन पर से जब होकर गुजरोगे ना, तो ये भी अपने आप में एक एडवेंचर होगा। सैल्यूट है BRO और बाकी सबको जो अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे दुर्गम पहाड़ों पर रास्ते का निर्माण करते हैं। अब सीढ़ियाँ शुरू हो गई, आगे चढ़ाई है। सीढ़ियों की मजबूती के लिए लोहे का यूज़ किया गया है। जब ज़्यादा यात्री होते हैं तो यहाँ से गुजरने में भी खतरा है, तब बड़ी सावधानी से हम आगे निकलते हैं। हालांकि पूरी व्यवस्था की जाती है, लेकिन फिर भी एक रिस्क था, तो मैंने बता दिया। यात्रा में चलने में महादेव जी का नाम आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। इनको याद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। उन्हीं के साथ साथ ही लाठी भी जो है एक अहम किरदार निभाती है। इसे टेक टेक कर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, इसलिए इसको साथ लेना ना भूलें। ये अमरनाथ बेस कैंप से मिल जाती है। वीडियो GoPro एक्शन कैमरा के वाइड एंगल सेटिंग करके हमने वीडियो रिकॉर्ड की है, जिस कारण चढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये काफ़ी चढ़ाई है खड़ी। जो मैं आपको बता रहा था कि पहाड़ के साइड बनी रेलिंग या उसके कोनों का सहारा लेकर ना बैठे या यहाँ पर ना खड़े हों। यहाँ पर एक व्यक्ति किनारे पर बैठे हैं, फौजी भाई उनको टोक रहे हैं कि आप रिस्की जगह पर बैठे हो। मित्रों, अमरनाथ यात्रा बिना फौजी भाइयों के संभव नहीं हो सकती। ये हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखते हैं। तो अगर ये कुछ बता रहे हैं तो प्लीज़ इनकी बातों का ज़रूर पालन कीजिए। ये हमारे भले के लिए यहाँ पर तैनात हैं। ये स्थान है काली माता मंदिर, जो कि अमरनाथ गुफा से करीब 3 किलोमीटर है। ऊपर पहाड़ पर जो है काली माता जी की आकृति बनी है, जिस कारण इस स्थान का नाम हुआ काली माता मंदिर। देखने में आश्चर्य होता है कि ऊपर पहाड़ पर काली माता जी की प्रतिमा कैसे बनी होगी या ये कैसे बनाई गई। सी लेवल से 3734 मीटर की ऊंचाई पर बनी इस जगह से 2 मील जो है 8 किलोमीटर है, और बालटाल बेस कैंप रह जाता है 11 किलोमीटर। यानी कि 14 में से 3 किलोमीटर की यात्रा हमने पूरी कर ली। यहाँ पर खाने पीने, प्रसाद, किताबें और बाकी चीज़ें मिल रही है। फ्री में खाने के लिए अच्छे भंडारे उपलब्ध हैं। यहाँ से मैंने अमरनाथ जी की 4 किताबें ली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, अपना अनुभव भी मैं शेयर करता हूँ। उसी के साथ साथ बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, वीडियो का भी सहारा लगता है, और काफ़ी किताबें भी या जो है आर्टिकल, न्यूज़पेपर, बहुत कुछ देखना होता है ताकि आपको सही से जानकारी पहुंचा सकूं। ऊंचाई पर ये जगह है और साधन भी कम है, तो इसके चलते रेट यहाँ पर चीज़ों के थोड़े महंगे हो जाते हैं। काली माता मंदिर से आगे निकल आए हैं और अगले स्थान बरारी मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या कम हो चुकी है। पहलगाम से लौटने के मुकाबले बालटाल से ज़्यादा यात्री नीचे उतरते हैं, क्योंकि पहलगाम 32 किलोमीटर का लंबा सफ़र है और बालटाल हमारा 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर। तो वहाँ से गुफा तक हम एक ही दिन में नीचे उतर सकते हैं। बर्फ़, धूप और अन्य प्राकृतिक कारणों के चलते चेहरा झुलस जाता है, हुलिया ही बदल जाता है यहाँ पर। इसलिए मैं पानी से चेहरा धो रहा हूँ, जिससे आंखों को भी थोड़ा सुकून मिल सके। बीच बीच में पीने के लिए पानी की व्यवस्था रहती है। बालटाल मार्ग पर ये सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक हिस्सा है। देखने में आपको इतना डेंजर नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसको बनाने में BRO और भारतीय आर्मी को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इतनी तेज़ी से वाटरफॉल आ रहा है, जहाँ पर पुल बनाना आसान काम नहीं था। लकड़ी और लोहे से बने इस पुल पर गुजरते हुए यात्रियों पर पानी की छींटें ना आए, इसलिए साइड में कपड़ा लगाया गया है। पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है और गिरने की आवाज़ भी काफ़ी तेज़ है। ये इस मार्ग का सबसे बड़ा झरना है, जिसका पानी नीचे घाटी में नदी में जाकर मिल रहा है।
महिलाएं भी काफ़ी संख्या में महादेव जी के अमरनाथ यात्रा करने आती हैं, जिनकी उम्र भी काफ़ी है, लेकिन भक्ति के आगे उम्र मायने नहीं रखती। महादेव के प्रति इनकी आस्था ही इनको यहाँ पर खींच कर लाती है। जहाँ कुछ नौजवान यात्रियों के पैर कांपने लग जाते हैं इतनी खड़ी चढ़ाई देखकर, और फिर वो जो है घोड़े खच्चर का सहारा ले लेते हैं, अच्छे खासे यंग लड़के भी। वहाँ महिलाओं की ऐसी श्रद्धा देखकर और जो है हमारा साहस बढ़ता है कि अगर ये इस आयु में कर सकती हैं ऐसी कठिन यात्रा, तो हम क्यों नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी यात्रा कैसे हो पाएगी, तो भाई साहब एक बार शुरू तो कीजिए, सब यात्रा हो जाती है। थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी और महादेव के प्रति आपकी अंदर से जो है इच्छा भी होनी चाहिए, श्रद्धा, भक्ति भाव। इनकी आस्था को मेरा प्रणाम है। आगरा वालों के विशाल भंडारे पर मैं पहुंच चुका हूं। यहां से बरारी मार्ग 500 मीटर है और रेल पटरी 3.5 किलोमीटर, 2 मील 6 और बालटाल बेस कैंप 9 किलोमीटर आगे है। यानी कि 6 किलोमीटर की मैंने अब तक की यात्रा पूरी कर दी। चलिए भंडारे के अंदर चलकर देखते हैं कि क्या है खाने में। मैं यहाँ कुर्सी पर बैठ गया और दाल चावल खाए। उसके बाद थोड़ी चाय पी। वैसे मैं आमतौर पर चाय नहीं पीता हूँ, पर मौसम ठंडा था, सोचा कि कहीं सर्दी ना लग जाए, इसलिए गर्म चाय पी ली। थोड़ी देर बाद डीजे पर यात्रियों का डांस शुरू हो गया। यात्री आनंद में मस्त होकर नाच रहे हैं। यात्रा के बीच बीच में 1-2 जगह पर डीजे बजते हुए आपको मिल जाएंगे। भंडारे पर खाने और यात्रियों को डीजे पर नृत्य करते हुए देखने के बाद अब आगे मैं बढ़ चुका हूँ। साइड में टॉयलेट बने हैं, अगर आपको हल्का होना है तो जा सकते हैं। बीच बीच में ये आते रहते हैं। ये दूसरा भंडारा है। ऐसे ही बालटाल में कुछ जगहों पर लंगर मिलते हैं, लेकिन पहलगाम के मुकाबले यहाँ भंडारे कम हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप चाय ली दोबारा से और चलते चलते पीने लगा, क्योंकि मैं पीछे बैठकर आराम कर चुका था। अगर यहाँ भी बैठ जाता तो भैया बैठने से जो है ना पैर जो है जाम हो जाते हैं जब आप दोबारा उठकर चलते हो। तो इसलिए कोशिश करें कि यात्रा में कम से कम बैठे। अगर रेस्ट करना है तो खड़े खड़े ही कर सकते हैं। हाँ, कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए तो भैया टिक जाइए, सही है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे बैठना नहीं है, तो मैं चलते चलते ही चाय पी लेता हूँ। रास्ते पर पानी बह रहा है, पार करने के लिए पत्थर और लोहे के रोड बिछे हैं। जेसीबी भी रास्ते की सफाई और चौड़ाई के लिए लगी है। ये यहाँ तक बड़ी मुश्किलों से पहुँची होगी। मैं बरारी मार्ग पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक काली माता मंदिर वाला जिससे हम होकर आए हैं, दूसरा रास्ता संगम होता हुआ पवित्र गुफा तक जाता है, जिस पर घोड़ा खच्चर चलते हैं। यानी कि बरारी टॉप वो स्थान है जहाँ से पैदल और घोड़े वालों के रास्ते अलग होते हैं। पैदल वाले काली माता मंदिर की तरफ निकल जाते हैं और घोड़े वाले संगम साइड की ओर। बालटाल मार्ग को हर वर्ष थोड़ा बहुत चौड़ा जो है किया जाता है। पहले ये रास्ता 4 से 7 फीट का था, अब ये करीब 12 फीट चौड़ा हो गया है। 2023 में BRO ने अपनी गाड़ी का इन रास्तों पर ट्रायल भी किया था। साथ ही छोटे ट्रक या पिकअप वाहनों को अमरनाथ बेस कैंप तक पहुँचाया था। लेकिन ये वाहन केवल यात्रा के कार्यों के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर कभी चलते हैं तो वैसे ना के बराबर ही है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इनको चलाया जाता है। यात्रियों के लिए इनकी कोई सुविधा नहीं है, केवल अति आवश्यक चीज़ के लिए ही है। क्या पता आगे आने वाले वर्षों में कोई ऑप्शन दे दिया जाए, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। पहलगाम रास्ते पर पड़ने वाले शेषनाग और पंचतरणी के बीच 10.8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाए जाने की भी योजना है, जिससे यात्री विपरीत परिस्थिति में भी यात्रा कर सकेंगे। अगर पैदल, घोड़ा खच्चर और हेलीकॉप्टर से आने का मन नहीं है तो पालकी से आ जाइए। बालटाल से गुफा तक एक तरफ के लगेंगे आपके 11,000 रुपये और दोनों तरफ के करना है आना जाना तो 17,000 रुपये। कोशिश करें कि अपनी यात्रा जो है पैदल ही हो, क्योंकि पैदल जाने पर आपको जो सुख, शांति और सुकून मिलेगा ना, वो आप खुद महसूस कर पाओगे कि हमने पैदल अमरनाथ जी तक यात्रा करके उनके दर्शन किए हैं। ये एहसास आपको गौरवान्वित महसूस कराएगा। इसलिए अगर सक्षम है तो पैदल ही यात्रा करें।
अमरनाथ यात्रा का ज़्यादातर रास्ता कच्चा ही बना है। बारिश, बर्फ़बारी और लैंडस्लाइड के कारण रास्ता टूटता फूटता रहता है, जिसको दोबारा से बनाने का कार्य चलता भी रहता है साथ साथ। ये भुरभुरे पहाड़ हैं जो बारिश होते ही मलबा नीचे इनका आ जाता है। अगर बारिश हो गई तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर नीचे सीधी ढलान है। कैमरे के वाइड एंगल से आपको शायद इतनी ज़्यादा उतराई ना दिख रही हो, लेकिन ठीक ठाक ढलान है। सब सोचते हैं कि सिर्फ चढ़ाई चढ़ने में ही शरीर पर जोर पड़ता है। बात सही है, ऊपर जाते हुए दिक्कत तो होती है, लेकिन पहाड़ से नीचे उतरते समय भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना होता है। शरीर का सारा वजन घुटनों पर आ जाता है, जिससे कुछ दर्द भी हो सकता है। धीरे से थामकर कदम आगे बढ़ाते रहिए ताकि बिना फिसले या बिना पैर टेढ़ा किए नीचे उतर सकें। इसमें मदद करती है लाठी। इसे टेक टेक कर आगे बढ़ना आसान हो जाता है, इसलिए इसको साथ रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भंडारे में कुछ खाते समय या आराम करने के बाद जब उठकर चलते हैं तो लाठी वहीं छूट जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है कि ये आपका साथी बना रहे। लाठी आपकी साथी बुढ़ापे में तो बाद में काम आएगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हेलो, मैं पहुँचा। अभी तो बोर्ड दिखाना कोई अभी लगभग। तुम पहुँच गए? फिर मुझे कैसे मिलेगा? कोई तुम्हारा वहाँ जानता हुआ हो उसे दे दो, मैं उसे पैसे दे दूँगा, बात करा दूँगा तुम्हारी। यहाँ पर पिट्ठू वाले का फ़ोन आ रहा है जो 2 मील पहुँच चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं पहुँच गया, तुम कहाँ हो? ये यहाँ के लोकल आदमी हैं, तो उनको सामान ढोने की आदत होती है। वो बहुत पहले से ही ये काम करते आ रहे हैं, तो उनको ये जो है सब कुछ पता है कि कैसे चलना है, रास्ते कैसे हैं, इसलिए वो जल्दी नीचे उतर जाते हैं। पहुँच तो मैं भी जल्दी जाता, लेकिन मैं आराम से आसपास के दृश्यों को देखते हुए नीचे उतर रहा था। वीडियो बनाने के कारण भी मुझे समय लगा, उसमें देरी हो गई, तो जिस कारण मुझे यहाँ से उतरने में टाइम लग गया। पिट्ठू वाले बोल रहे थे कि मैं 2 मील में बैग लेकर खड़ा हूँ, जल्दी आओ, मुझे निकलना है। मैंने कहा मुझे अभी समय लगेगा भाई साहब, आप किसी जानते हुए कि यहाँ बैग रख दो, मैं उनको रुपए दे दूँगा या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। वो बोले कि मैं ऑनलाइन फोनलाइन कुछ नहीं लेता हूँ, बस कैश दो, मुझे पैसे दो, ऑनलाइन में लेता ही नहीं। तब मैं बोला आप यहाँ के निवासी हैं तो थोड़ी बहुत तो जान पहचान होगी, किसी जानकार के पास या किसी टेंट भंडारे पर रख दीजिए अगर आपको इतनी ज़्यादा जल्दी है तो। फिर उनका नंबर मुझे दे दो, जहाँ भी आप सामान रखो उनका नंबर मुझे और मेरा नंबर उनको, हम आपस में बात कर लेंगे। जब मैं बैग उठाऊँगा तो उनको रुपए दे दूँगा। इस तरह हम जो है काफ़ी बात करते रहे फ़ोन पर, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। तय हुआ कि मुझे ही नीचे जल्दी उतरना होगा, तो मैंने अपने कदम तेज़ किए, लेकिन इन पथरीले रास्तों पर ज़्यादा तेज़ में चल भी नहीं सकता था। अगर थोड़ा सा भी पैर इधर उधर हो गया, डिंग डोंग हो जाता, तो भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। इसलिए संभल कर आराम आराम से चलना पड़ रहा है। मित्रों, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक थोड़ी स्पीड बनाकर चल सकूँ। मित्रों, पिट्ठू की कहानी यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। बाद में क्या हुआ ये हम आपको आगे बताएंगे। फ़िलहाल अपने फ़ौजी भाइयों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फ़ौजी भाई अपनी ड्यूटी करके नीचे उतर रहे हैं। अपने देश के वीर सैनिकों के साथ चलने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग देश की सीमाओं के साथ ही देश के अंदर भी हमारी रक्षा करते हैं। इनके बिना, जैसे मैंने पहले बताया कि अमरनाथ यात्रा नहीं हो सकती। ये भगवान का रूप बनकर भक्त को भगवान जी से मिलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ जहाँ भी आपको फ़ौजी भाई दिखें तो उनको धन्यवाद और जय हिंद ज़रूर बोलिएगा। ये हैं तो हम हैं, इनकी वजह से ही हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यात्रा में SDRF भी अपनी सेवाएं देती हैं। ग्लेशियर के नीचे से नदी बह रही है। सर्दियों में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जिससे धीरे धीरे बर्फ़ जमकर जो है ग्लेशियर का रूप ले लेती है। पिघलने से पहले फिर से नई बर्फ़ पड़ जाती है, जिससे कि जो है फिर से ये ग्लेशियर वहीं के वहीं बने रहते हैं। हालांकि कुछ वर्षों से ग्लेशियर के पिघलने की स्पीड बढ़ी है, लेकिन अभी भी ये यहाँ पर हैं। बालटाल यात्रा मार्ग के साथ साथ दूधगंगा नदी बहती है। यात्रा में पानी पीते रहें, झरनों से एकदम ठंडा जल बहता है। उसको अगर आप डायरेक्ट पियोगे तो परेशानी हो सकती है गले में, इसलिए थर्मोस्टील की बोतल आप ले लीजिए, जिसमें जैसा पानी भरोगे कई घंटों तक वो वैसा ही रहेगा। तो उसमें कुछ गर्म पानी भर लो और कहीं ठंडा मिले तो मिक्स करके पी सकते हैं। बालटाल मार्ग कठिन है, बीच बीच में खतरे का क्षेत्र आता रहता है,
जिस पर लिखा दिखता है कि यहाँ तेज़ चलें। ऊपर से पत्थर गिरने का भी भय है, तो जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जहाँ चेतावनी लिखी हो तो उनको इग्नोर मत करें, उनको जो है देखें और जैसे लिखा है वैसे ही करें, क्योंकि अगर आप इग्नोर करके यहीं पर टिक जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो ये डेंजर हो सकता है। यहाँ से रेल पटरी 500 मीटर, डोमेल 3 किलोमीटर और बालटाल बेस कैंप 6 किलोमीटर है। डोमेल कभी 2 हो जा, कभी 3 हो जा। वो सामने रास्ते पर आप देख रहे होंगे, वहाँ से बड़ी गाड़ी आ रही है। जैसे कि पीछे जिक्र किया था कि बालटाल मार्ग को चौड़ा करके दूसरे रास्ते से गाड़ी गुफा तक भी पहुँचाई गई है, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी और अन्य ज़रूरी सुविधाओं के लिए ही है, यात्रियों के लिए अभी नहीं है। पास आकर पता चला कि ये 4x4 एम्बुलेंस है, जो आपातकाल किसी इमरजेंसी के दौरान काम आती है। पीछे के मुकाबले ये शायद इस रूट पर सबसे बड़ा लोहे का पुल है। अब मैं रेल पटरी पहुंच चुका हूं। यहाँ से डोमेल 2.5 किलोमीटर और बालटाल 5.5 किलोमीटर रह जाता है। ये किलोमीटर थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर दूरियां अलग अलग लिखी रहती हैं। मैं शाम करीब 4 बजे अमरनाथ बेस कैंप से चला था और यहाँ पहुँचा 7:23 पर। रेल पटरी में मुरादाबाद वालों को भंडारा लगता है। भक्ति के सुर में गाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प में, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। हर नाम है शिव का, हर काम है शिव का, हम रहे ना रहे आपके सहयोग से चलता रहे ये भंडारा शिव का। उत्तराखंड पर आधारित फेमस गाना मैं तुमको शीश नवाता हूँ यहाँ पर चल रहा है। अपना पूरा भारत एक है। जय हिंद। शीश नवाता हूँ। मैं भंडारे में खाना खाकर आगे निकल चुका हूँ। रात के 7:47 हुए हैं। यात्रा मार्ग पर लाइटें जल रही हैं, जिससे रात में चलने में आसानी हो। आप ऐसे समय यात्रा शुरू करें जिससे दिन में ही नीचे पहुँच जाएं। अगर लेट शुरू करते हैं तो पहुँचने में रात में परेशानी होगी। वैसे तो यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन फिर भी देर क्यों करना, समय से नीचे उतर जाओगे तो सही रहेगा। रात में थोड़ी बहुत परेशानी की संभावना हो सकती है, मतलब प्राकृतिक रूप से बता रहा हूँ मैं, कि कहीं बारिश हो गई, लैंडस्लाइड हो गई या इस तरह की कोई रात में क्या समस्या हुई वो हम आपको आगे बताएंगे। 1 किलोमीटर पहले थोड़ी चढ़ाई आती है। हर हर महादेव। इस समय भी भक्तों का हौसला बराबर बना हुआ है। आते जाते श्रद्धालुओं के महादेव के जयकारों से मानो कश्मीर घाटी गूंज उठती है। सच में महादेव जी के नाम से हिम्मत हमारी बढ़ती है कि चलने का साहस मिलता है। जम्मू कश्मीर में यहाँ से बाहर का प्रीपेड सिम काम नहीं करता। या तो आपके पास पहले से ही पोस्टपेड सिम होना चाहिए, या फिर यहाँ आकर कोई सिम ले लीजिए। लंबी यात्रा है तो एक दूसरे से संपर्क करने के लिए सिम ज़रूर होना चाहिए। रात में तो ये और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ज़्यादातर यात्री जियो का सिम लेकर आते हैं। इनके अलावा एयरटेल के नेटवर्क भी ठीक ठाक है। हाँ, यात्रा में तो खैर दोनों के सिम कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो कहीं पर आपको मिलेंगे और कहीं पर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जियो का नेटवर्क ठीक चलता है। कुछ लोगों का डर होता है कि हम अमरनाथ यात्रा पर आए या नहीं, ये सुरक्षित तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ कुछ हो जाए, हमला हो जाए या बहुत बड़ी दुर्घटना का हमें सामना करना पड़े। तो इस तरह आपके मन में कुछ सवाल चलते रहते होंगे। इस पर मैं स्वयं आकर कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए इस समय जो हूँ मैं कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा में महादेव के दर्शन करके वापस नीचे उतर रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये है कश्मीर। अब रात के बज चुके हैं 8:30। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी सुरक्षित ये यात्रा हो चुकी है, जो रात के 8:30 बजे भी यात्री नीचे उतर रहे हैं। और अभी कम से कम ये लगभग बहुत अंधेरी रात तक, आधी रात तक जो है यात्री नीचे आते हैं। तो यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है। अपनी भारतीय सेना, अपने फौजी भाइयों ने बिल्कुल सुरक्षित यात्रा कर रखी है। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है।
आराम से आइए और महादेव के दर्शन कीजिए। भारतीय सेना जो है कितना अच्छा काम कर रही है कि एक भक्त को भगवान से मिलाने का काम कर रही है। तो एक बार उन सबका धन्यवाद। जय हिंद। फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं 2 मील। कोई इसको 2 मील कहता है तो कोई 2 मील, ज़्यादातर 2 मील लिखा है तो हम यही उच्चारण करेंगे। यहाँ आकर और ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक आपने देखा कि मैं पहाड़ी रास्ते से होकर यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ से आगे का रास्ता प्लेन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से बालटाल बेस कैंप 3 किलोमीटर है, जहाँ पर पहुँचने के लिए आपको रिक्शा या बस मिल जाएगी। 8:12 हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे पिट्ठू वाले, जिनके बारे में मैंने पहले बताया था, वो मिले। उनके पास मेरा बैग था, मैंने अपना बैग लिया और जितने रुपए तय हुए थे उससे मैंने 300 रुपये एक्स्ट्रा दिए उनको। ये मैंने अपनी खुद की खुशी से दिए थे क्योंकि वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और मेरी अमरनाथ यात्रा भी लगभग पूरी हो चुकी थी। इसी खुशी के चलते मैंने उनको अलग से रुपए दे दिए। हालांकि इस बीच उन्होंने 2 व्यक्तियों का सामान इधर से उधर पहुंचाया होगा या ढोया था, सुनने में आया था, तो उन्होंने वो कीमत वसूल ली होगी इंतज़ार करने की। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आनंद इस बात का था कि कठिन मार्ग से गुजरते हुए मैं यहाँ पर सुरक्षित पहुँच गया, इसलिए मैंने 300 रुपये उनको बढ़ाकर दे दिए। पिट्ठू वाले बहुत खुश हो गए और जो है तारीफ़ करने लगे। ये 2 मील का चेक पोस्ट है जहाँ सुबह यात्री लाइन में लगते हैं और चेक पोस्ट पार करके अमरनाथ यात्रा शुरू करते हैं। जैसे पहलगाम वाले रास्ते में चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा शुरू होती है, वैसे ही बालटाल मार्ग में यहाँ 2 मील से यात्रा स्टार्ट होती है। लेकिन सुबह यहाँ श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिलती है, जहाँ आपको 1-2 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है। सुबह 3 से 8 बजे तक ये चेक पोस्ट खुलती है, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर उस बीच आ जाइए ताकि आगे अमरनाथ गुफा तक जाकर वापस आ सकें। 2 मील से बालटाल बेस कैंप 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच है। इसके लिए बस और बैटरी रिक्शा चलते हैं, यानी कि आपकी पैदल अमरनाथ यात्रा 2 मील में पूरी हो जाती है। इसके बाद आप वाहन से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पहुँचकर भी मुझे चैन नहीं था, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने सोचा कि भाई साहब जब इतना पैदल चलकर मैं आ गया पहाड़ी खतरनाक रास्ते पर, तो 2 मील से बालटाल बेस कैंप तो 2.5 से 3 किलोमीटर है, तो भी भैया मैं पैदल ही जाऊंगा, प्लेन ही तो जाना है समतल रास्ते पर। तो मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर से वही समस्या कि मेरे पास बैग दोबारा आ चुका था, तो उसको मैं ढोकर कैसे ले जाता इतने भारी बैग को। जैसे ही मैं उसे लेकर चल रहा था, वैसे ही 2 लोकल के लड़के जो है पीछे से आए और बोले कि हम आपका सामान लेकर चलेंगे, लाओ हमें लाओ। मैं बोला भाई बैग एक है और तुम 2 हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो उन्होंने आपस में बात की और एक ने मेरा बैग ले लिया। इसके लिए उन्होंने लिए 200 रुपये। रास्ते में चलते उन लोगों ने यात्रियों के और भी बैग इकट्ठा कर लिए थे और अपनी पीठ पर टांग कर चल दिए। यहाँ पर कई पिट्ठू वाले मिलेंगे जो बालटाल तक सामान उठाने को कहेंगे। वो पीछे पड़ जाते हैं भाई साहब और ज़बरदस्ती भी छीनने लगते हैं, कहते हैं कि हम ही आपको लेकर चलेंगे। तो ऐसे कई सारे व्यक्तियों का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। 2 मील में बहुत सारे भंडारे लगे हैं, लाइटें जगमगाती हुई कितनी सुंदर लग रही हैं। भंडारे में खाने के बहुत सारे आइटम्स हैं, जहाँ आप हैरान रह जाओगे कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। 2 मील में रुकने के लिए टेंट या कैंप भी है। यहाँ रुकने के एक फ़ायदा ये है कि सुबह जल्दी उठकर यहीं से पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं, और अगर घोड़ा खच्चर लेना है तो वो भी मिल जाएंगे। अब मैं पहुंच चुका हूं बालटाल बेस कैंप, जहां पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई थी। मैं तो समय से पहुंच गया, लेकिन बाद में आए यात्रियों ने बताया कि कुछ लोग बारिश और लैंडस्लाइड के चलते पीछे रास्ते में फंस गए थे और उनमें से शायद 2 व्यक्तियों की पत्थर गिरने से मौत भी हो गई थी। बचे हुए लोगों तक सहायता पहुंचाई गई और मृत व्यक्तियों को नीचे लाया गया। भोले बाबा उनकी आत्मा को शांति दे। इसलिए मैं पीछे बोल रहा था कि सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यात्रा शुरू कर दें, ताकि समय से नीचे वापस लौटकर आ सकें। रात में समस्या बढ़ सकती है और बारिश हो गई तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, इसलिए रात में यात्रा ना करें। बालटाल बेस कैंप में मुझे ये टेंट मिला जिसमें 10 फोल्डिंग लगे हुए हैं। एक का चार्ज 400 रुपये था। इनके टॉयलेट कॉमन होते हैं। यहाँ पर श्राइन बोर्ड के डॉर्मेट्री भी मिलते हैं, जिसमें सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था हो सकती है। मैंने अपना एक्सटेंशन बोर्ड लगाया और पावर बैंक तथा गोप्रो की बैटरी चार्ज की। उसके बाद आराम से लेट गया और आंखें बंद की, लेकिन भाई साहब नींद ही नहीं आ रही थी। मैं ठीक से नहीं सो पाया। अमरनाथ यात्रा पूरी करने का जो सुकून और संतुष्टि मुझे थी, उसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया।
संतुष्टि, मतलब जब आराम हो दिमाग को तब तो ज़्यादा नींद आनी चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में रात भर जो है अमरनाथ यात्रा ही घूमती रही। महादेव जी मानो ये कह रहे हो कि शाबाश बेटा, यात्रा पूरी कर ली तूने। तो मैं महादेव जी का जो है धन्यवाद करता हूँ। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। कई वर्षों का मेरा सपना जो पूरा हो गया, जो नींद पर हावी हो रहा था। कोई बात नहीं, ऐसी नींद तो हम गवा देंगे अपने महादेव जी से मिलने के लिए। बस 2 घंटे के आसपास ही नींद आई होगी, बाकी समय महादेव जी ही नज़र आते रहे और मैं उनका धन्यवाद करता रहा। तो बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। यात्रा में पैदल चलने पर एक और यादगार चीज़ रही, वो थी ये पैरों के छाले, जिन्हें अक्सर यात्री प्रसाद के रूप में भी कुछ मानते हैं। आज मैंने पंचतरणी से पवित्र अमरनाथ गुफा 6 किलोमीटर और वहाँ से फिर 14 किलोमीटर की यात्रा यहाँ तक की है, यानी कि कुल मिलाकर 20 किलोमीटर में पैदल चला हूँ। पैरों के साथ चेहरा भी झुलस चुका है। अच्छा खासा चेहरा बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इसका गम नहीं, ये तो एक आध हफ्ते में ठीक हो जाएगा। पर अमरनाथ यात्रा करके जो आनंद की प्राप्ति हुई है वो जीवन भर मुझे याद रहेगी। रात को मैं बालटाल ठीक से नहीं देख पाया, इसलिए सुबह यहाँ बेस कैंप में घूमने लगा कि आसपास क्या है। यहाँ पर काफ़ी सारे भंडारे, टेंट और दुकानें हैं। बालटाल सी लेवल से 2743 मीटर की हाइट पर बसा है। एक भंडारे के बाहर लिखा है आई लव अमरनाथ। दूसरे भंडारे के अंदर गया तो कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला। भंडारे में इतनी ज़्यादा साफ सफाई अमरनाथ यात्रा में आपको देखने को मिलेगी। सब पूरी जी जान से मेहनत करके श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। सब यहाँ पर शिव जी की भक्ति में डूबे रहते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाते समय मार्ग की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के भंडारे, जो बिल्कुल फ्री में अच्छा खाना देते हैं। इस ऊंचाई पर खाने की ऐसी चीज़ मिलना बहुत मुश्किल काम है। यात्रा में पड़ने वाले सारे भंडारे पूरे मन से यात्रियों की सेवा करते हैं। और अगर किसी यात्रियों को थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हो या फिर वो कहें कि हमें यहाँ पर रुकना है, आप व्यवस्था अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, तो भंडारे वाले जो है आपको यहाँ पर सोने की व्यवस्था भी करा देते हैं। इन सब के लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो बोलो हर हर महादेव। यहाँ पर 1995 से 2023 तक अमरनाथ गुफा में बने हिम शिवलिंग दिखाए गए हैं कि किस वर्ष में शिवलिंग की कैसी स्थिति थी, कितना बड़ा था, कितना पिघल चुका था, या जो भी कंडीशन थी वो यहाँ पर दिखाई गई है। अब मैं टेंट से निकलकर टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहा हूँ, जहाँ से मैं सोनमर्ग होता हुआ श्रीनगर पहुँचूँगा। चलते चलते बालटाल से अमरनाथ यात्रा के बीच आने वाले स्थानों के बीच की दूरी को देख लेते हैं। बालटाल से 2 मील 2 किलोमीटर, 2 मील से बरारी मार्ग 5 किमी, बरारी से संगम टॉप 4 और वहाँ से फिर अमरनाथ जी की पवित्र गुफा रह जाती है 3 किलोमीटर। इस तरह ये 14 किलोमीटर का रास्ता है। अब अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए सही मौसम की बात करें कि हम यहाँ पर कब जाएं, तो देखिए सामान्यतः जो है ये यात्रा जून अंत या जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त तक चलती है। वो शायद लास्ट अगस्त हो या फिर मिड अगस्त हो। इस बीच आप कभी भी महादेव के दर्शन करने आ सकते हैं। लेकिन अगर बर्फ़ रूपी शिवलिंग के दर्शन करने हैं तो यात्रा के शुरुआत के 10 दिनों के अंदर आ जाइए। बाद में महादेव जी जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं, मतलब शिवलिंग पिघल जाता है। लेकिन फिर भी हिम शिवलिंग ना होने के कारण आपको अपनी यात्रा कैंसिल, जैसे मैंने पहले बताया, नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सब कुछ महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा आकर। जून जुलाई अगस्त किसी भी समय आ जाइए, सच्चे मन से आओगे तो महादेव जी की अनुभूति ज़रूर होगी। ये यात्रा SASB श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड कराती है, जिसका गठन सन 2000 में किया गया था। यात्रा काफ़ी कठिन है, तो आने में करीब 1 महीना पहले रोज़ाना 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलने का अभ्यास करें। साथ ही योग प्राणायाम भी हेल्प करेंगे आपकी, तो इनको भी ज़रूर कीजिए, जिससे यहाँ पर पहाड़ चढ़ते समय ज़्यादा परेशानी ना हो, सांस ना फूले और आप यहाँ के वातावरण में जल्दी ढल जाएं। इसलिए ये करेंगे तो यात्रा में आसानी होगी। सामान पर नज़र डालें तो अपने पास रेनकोट, छाता, टॉर्च, गर्म कपड़े, अच्छे जूते, चश्मे, सनस्क्रीन क्रीम, लाठी, ज़रूरी दवाएँ और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं, या जो भी आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगे वो रख लीजिए। हाँ, फास्ट फूड खाने से बचें। वैसे तो भंडारों पर जो है कहीं फास्ट फूड नहीं मिलता। सरकार ने जो है कुछ नियम बना दिए हैं कि ऐसी चीज़ भंडारों पर नहीं मिलनी चाहिए, जिससे जो है यात्रियों को जो है मतलब ज़्यादा तेल की चीज़ें ना मिले।
या जिसके खाने से कोई दिक्कत हो, ऐसा खाना नहीं चलता। ये बालटाल का टैक्सी और बस स्टैंड है। जो भी वाहन होगा वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। जैसे जम्मू में भगवती नगर में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ से फिर सुबह बालटाल और पहलगाम के लिए कॉन्वॉय निकलता है, वैसे ही यहाँ से जम्मू के लिए बस, टेम्पो ट्रैवलर और कारें जाती हैं। इनकी बुकिंग रात को ही हो जाती है बालटाल से। इनके अलावा सोनमर्ग, श्रीनगर और जम्मू समेत बाकी हिस्सों में जाने के लिए भी लोकल कारें उपलब्ध हैं। यहाँ से श्रीनगर एयरपोर्ट तक के शेयरिंग में लगेंगे 1000 रुपये के आसपास, और प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो वो होगी 3 से 4000 रुपये के बीच। यात्रा पर आने के लिए RFID कार्ड ज़रूरी होता है, जो परमिट के बाद ही मिलता है। मिलेगा कहाँ से? तो कश्मीर में कुछ जगह हैं, जैसे बालटाल बेस कैंप, पंथा चौक, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहलगाम में नुनवान बेस कैंप और बालटाल पहलगाम के हेलीपैड जहाँ पर बने हैं वहाँ पर भी ये सुविधा मिलती है RFID कार्ड बनने की। जम्मू में देखें तो भगवती नगर यात्री निवास, महाजन हॉल, गीता भवन, जम्मू रेलवे स्टेशन, वैष्णवी धाम और पंचायत भवन पर ये आपको मिल जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री में होता है, कभी आप इसके लिए पैसे देने लगो, पैसे यहाँ पर नहीं लगते, फ्री में मिलता है। जैसे भगवती नगर में हम खड़े होते हैं ना, तो वहाँ पर BRP लिखा मिलेगा, यानी कि पहलगाम जाना तो P वाले में बैठ जाइए, बालटाल आना तो B वाली में। ये बालटाल पर पहुँचिए तो यहाँ पर B लिखा है, जो जम्मू से यहाँ तक आई है। मैं यहाँ से जम्मू नहीं गया, वो क्यों? क्योंकि मेरी जो है श्रीनगर से फ़्लाइट थी, तो मैंने श्रीनगर जाने वाली शेयरिंग टैक्सी पकड़ी, क्योंकि मुझे 2 दिन बाद फिर दिल्ली जाना था फ़्लाइट से। यहाँ से श्रीनगर जाते हुए मुझे खुशी भी हो रही थी और गम भी। खुशी इस बात की कि मेरी अमरनाथ यात्रा पूरी हो चुकी थी, और गम इस बात का कि पता नहीं फिर कब इतनी अच्छी सुख शांति और आनंद वाली यात्रा मैं कब कर पाऊँगा, कब महादेव जी यहाँ पर मुझे दोबारा बुलाएंगे। सब कुछ मैंने भोले शंकर जी पर छोड़ दिया और उनको धन्यवाद कहकर आगे निकल गया, और प्रार्थना की कि आगे भी मुझे बुलावा आता रहे। बालटाल से सोनमर्ग 14 किलोमीटर का रास्ता बहुत खूबसूरत है। हरे भरे खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरेंगे। सच में ये सफ़र बहुत सुहावना होने वाला है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप आराम से देखिए और महसूस कीजिए प्रकृति को। कश्मीर में निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। धारा 370 हटने से कश्मीर एक पॉजिटिव रूप लेता जा रहा है। जल्द ही जम्मू से कश्मीर और फिर दिल्ली समेत भारत के अन्य हिस्सों से ट्रेन कश्मीर पहुंचेगी। वहां दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना चेनाब रेलवे आर्च ब्रिज बनकर रेडी हो चुका है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। वो आर्च ब्रिज के मामले में वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। सोचो, इतनी ऊंचाई से जब ट्रेन गुजरेगी तो कैसा लगेगा। मैं बेताब हूँ सच में उस ट्रेन में सफ़र करने के लिए। जब भी ये ट्रेन शुरू होगी तो मैं उसमें यात्रा करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, सपने बाद में देख लेंगे। सपना क्या, अब सच होने वाला है। कोई से महीने में जो है ये सेवा शुरू हो सकती है। कार सोनमर्ग में प्रवेश कर चुकी है। सोनमर्ग खूबसूरती के मामले में फेमस है। सर्दियों में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, जहाँ पर बहुत से सैलानी आते हैं। लेकिन विंटर में अक्सर भारी बर्फ़बारी के चलते कुछ दिनों के लिए रास्ता बंद भी हो जाता है। इसलिए अगर तब आ रहे हैं तो पहले पता कर लीजिए कि रास्ता खुला है या नहीं, या फिर मौसम कैसा है, कहीं हम वहाँ पर फंस तो नहीं जाएंगे। जैसे हम कश्मीर में पहली बार आए थे जनवरी में, हमारी फ़्लाइट वापस कश्मीर से दिल्ली की थी। 3 घंटे पहले इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, फ़्लाइट कैंसिल हुई और सोचने लगे कि कब रास्ता खुलेगा या फिर कब फ़्लाइट चलेंगे जिससे हम घर जा सके। उस दौरान हमारी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। ख़राब मतलब मौसम के चलते सब कुछ व्यवस्था चौपट हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। अब समस्या ये थी कि फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई, तो हम जाए कैसे। फ़्लाइट मौसम के चलते कैंसिल हो गई तो हमारा तो कोई कसूर था नहीं। हमने कस्टमर केयर को फ़ोन किया कि हमारी फ़्लाइट जो अगले दिन की बुक कर दीजिए। वो बोले कि भाई साहब सब इसी चक्कर में हैं, 10 दिन से पहले कोई फ़्लाइट नहीं है, अगर आपको 10 दिन बाद जाना हो तो बताइए, हम बुक कर देते हैं। हमने हाथ जोड़ लिया कि भाई साहब इतने दिनों तक हम कैसे रहेंगे, तो जो है हम जुगाड़ करके हमें घर भेज दीजिए।
वो बोले कि ना जी ना, जहाँ से आपको जाना है चले जाओ। तो हमने तब जम्मू जाने के लिए गाड़ी बुक की थी, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे 70 किलोमीटर गाड़ी से एयरपोर्ट से जम्मू की ओर, तो भैया पता चला कि लैंडस्लाइड हो गई, पूरा रास्ता बंद है, बर्फ़बारी तगड़ी हो रही है। तो अब हम करें क्या, करें क्या। तो हमें जो है वापस आना पड़ा होटल में। अब जब यहाँ रुक गए तो भैया रुपए भी हमारे काफ़ी खर्च हो रहे थे, होटल वालों ने चार्ज भी बढ़ा दिया था। तो क्या करें, रुपए भी जो है हमारे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे। ख़त्म क्या होते जा रहे थे, लगभग निबट से लिए थे, इसलिए हमें घर पहुँचने की टेंशन ज़्यादा हो गई। इसलिए अगर आप विंटर में सोनमर्ग आने की सोच रहे हैं तो पहले पता कर लीजिए कि रास्ता खुला है या नहीं, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे। थोड़े दिनों के लिए एन्जॉयमेंट ठीक होता है, लेकिन जब फंस जाए तो ये समस्या हो सकती है। लेकिन हाँ, उस बीच हमने जो है काफ़ी कुछ सीखा। जब हमारे पास समय था तो हम वहाँ से फिर पहलगाम भी हो आए और श्रीनगर भी हमने काफ़ी हद तक घूम लिया था। हमने नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीज़ ढूंढ ली थी, लेकिन मौसम बड़ा खूबसूरत था। फंसे तो फंसे, लेकिन कभी कभी जो है ना, फंसना पैसों के हिसाब से तो दिक्कत देता है, पर अच्छा लगता है। कभी मन करता है कि कहीं जाकर फंस जाओ। हाँ, मरने वाला फंसने नहीं, अपना जो है एक जगह पर रहें, आसपास घूमते रहें, जिससे कि हम प्रकृति को महसूस कर पाएँ। तो कभी कभी फंसना भी जो है अच्छा लगता है। मैं बालटाल से कहीं अलग ही निकल गया था, तो चलें दोबारा से वापस टॉपिक पे आते हैं। कार सोनमर्ग में प्रवेश कर चुकी है। सोनमर्ग खूबसूरती के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस है। अब चलते चलते अमरनाथ यात्रा में आने वाले कुल खर्चे को देख लेते हैं कि इस यात्रा में हमारा कितना रुपए लगेगा। पहले दिन जम्मू भगवती नगर में एक रात एसी हॉल में हम रुकेंगे, तो 50 रुपये उसका चार्ज है। दूसरे दिन जम्मू से बालटाल सेमी डिलक्स बस का किराया 653 रुपये, सिम मिल जाएगा 300 रुपये में। पहलगाम का खर्चा मैंने पिछली अपनी वीडियो में बता दिया था, तो चाहे तो वहाँ चेक कर सकते हैं कि पहलगाम से कितना हमारा खर्चा होगा। फ़िलहाल बालटाल रास्ते पर है तो उसी की चर्चा करेंगे। तो जम्मू से 653 रुपये में बस लेकर हम पहुँच गए बालटाल। अब यहाँ पर एक रात हमें रुकना है टेंट में, तो उसके बालटाल में लगेंगे 400 रुपये टेंट के। तीसरे दिन बालटाल से अमरनाथ 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करेंगे। अब चूँकि बीच रास्ते में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो या तो गुफा से 6 किलोमीटर पीछे पंचतरणी पहुँचना होगा, या फिर बालटाल मार्ग से ही वापस आना होगा। अगर वापस आ गए तो बालटाल में फिर रात को रुकना है, जिसमें टेंट के दोबारा से 400 रुपये जोड़ते हैं। बालटाल हम शाम तक पहुँच ही जाएंगे वापस, तो वहाँ पहुँचकर जो है जम्मू जाने वाली बस की बुकिंग कर दें अगले दिन की जो जाएगी। इसका किराया 700 रुपये है बालटाल से जम्मू बस का, इसके आसपास मान लेते हैं हम 700 रुपये के। यानी कि चौथे दिन हम बालटाल से जम्मू पहुंच गए। फिर 5वें दिन आपको जम्मू से जहां भी जाना है जा सकते हैं। देखिए, ये 5 दिन कोई फिक्स नहीं है, आपको ज़्यादा भी लग सकते हैं। वो आपकी सुविधा के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, या आपकी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से प्लस माइनस हो सकते हैं। इस तरह जम्मू से बालटाल और पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद वापस जम्मू आने का खर्चा हुआ हमारा 2503 रुपये। चलिए, अगर आपको ये कम लग रहे हैं तो 500 रुपये और जोड़ लेते हैं, मतलब लगभग 3000 रुपये में हमारी जम्मू से बालटाल मार्ग द्वारा पूरी अमरनाथ यात्रा हो जाएगी। 3000 रुपये, ये मैंने मीडियम बजट की बात की है। खर्च करने का तो आप कितना भी कर लो, सब आपके ऊपर डिपेंड है। मैं जिस गाड़ी में बालटाल से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था, उसमें 2 यात्री बोले कि हमें श्रीनगर जाते वक्त खीर भवानी मंदिर जाना है, लेकिन पता चला कि किसी धार्मिक जुलूस के कारण मंदिर जाने वाली सड़क पर भारी भीड़ है, तो आज हम वहां नहीं जा पाएंगे। तो कार में बैठे हुए यात्रियों ने ड्राइवर से कहा कि मंदिर बंद है, वहां हम जा नहीं सकते, तो हमें कहीं और ले चलो, कुछ और दिखाने। ड्राइवर बोला कि ना भैया, यहाँ कुछ ना है, अपने घर चलो, मैं श्रीनगर छोड़ देता हूँ। पर यात्रियों ने जब जिद की कि हम इतनी दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ समय, अभी हमारे पास समय है तो कुछ ना कुछ दिखाते हुए ले चलो। ड्राइवर भैया मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं 2 बार पहले कश्मीर आ चुका था। तो मैंने कहा कि भैया ऐसे कैसे है, यहाँ पर जो है करीब 10-12 किलोमीटर मानसबल लेक है, वहीं पर चलते हैं। ड्राइवर ने सोचा कि ये बड़ा तेज़ बन गया है। अब भैया दबाव में आकर ड्राइवर ने गाड़ी मानसबल लेक की तरफ मोड़ दी कि चलो यही देख लो।
लेक के पास जल में प्राचीन शिव मंदिर बना है जो 800 से 900 AD का है। ये बहुत पुराना है जो कश्मीर में कभी बहुसंख्यक रहे सनातन धर्म की याद दिला रहा है। इसके बाद हम फिर श्रीनगर मुख्य शहर की ओर चल दिए। सड़क के दोनों किनारों पर सेब के पेड़ों के बाग लगे हुए हैं। उनको देखते देखते हम श्रीनगर पहुंच गए। झेलम नदी किनारे बसा श्रीनगर सी लेवल से 1585 मीटर की हाइट पर है। ये हिमालय क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला कौन सा है? तो वो है नेपाल का काठमांडू। श्रीनगर पहुंचने के बाद मैं होटल में गया, वहां आराम किया क्योंकि मेरे 2 दिन बाद की फ़्लाइट थी, मेरे पास समय था। तो मैंने सोचा कि शाम को डल लेक में घूम लेता हूँ। तो ये डल लेक है जिसे कश्मीर के मुकुट में गहना कहा जाता है। इसमें मैं 2 बार हाउस बोट लेकर रह चुका हूँ और शिकारा राइड भी मैंने की है इसमें। अब यहाँ से मैं गया, होटल में जाकर सो गया। लेकिन सोने से पहले मैंने एक प्लान बना लिया था कि अभी मेरे पास 1 दिन और है, तब मैं क्या करूँ। अगले दिन कश्मीर में मैंने ट्रेन का आनंद लिया। मैं 2 बार कश्मीर पहले आ चुका था, तो तब तो ये संभव नहीं हो पाया ट्रेन में बैठना, लेकिन इस बार मैं भैया बैठ ही गया। श्रीनगर से बनियाल और बनियाल से श्रीनगर के बीच मैंने ट्रेन में सफ़र किया। हालांकि फ़िलहाल ये ट्रेन संगलदान से बारामूला तक चलती है और आने वाले समय में हम जम्मू, दिल्ली और शेष भारत से कश्मीर पहुंच जाएंगे ट्रेन द्वारा। मुझे उस पल का बेसब्री से इंतज़ार है। ट्रेन का सफ़र करने के बाद मैं श्रीनगर अपने होटल में पहुंचा और फिर से रात को खाना खाकर सो गया। अगली सुबह मैं होटल से TRC टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर गया, जहां से श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए बसें मिलती हैं। इन बसों से जाने का फ़ायदा ये है कि ये एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक तक जाती हैं, काफ़ी पास तक आपको लेकर जाएगी। जबकि बाकी कारें, ऑटो या टैक्सी वगैरह आप करते हैं तो वो 1-2 किलोमीटर पहले ही रोक दी जाती हैं। इसलिए अगर एयरपोर्ट के पास तक जाना है तो इन्हीं बसों से आइए। यहाँ से जम्मू, दिल्ली, लेह और कारगिल समेत भारत के बाकी हिस्सों के लिए भी बसों की सेवाएं उपलब्ध हैं। बाकी और जानकारी चाहते हैं तो यहाँ लिखे नंबरों पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि कौन सी बस कहाँ जाएगी, किस टाइम। यहाँ से जम्मू रेलवे स्टेशन तक बसों का भी जिक्र है कि किसका कितना किराया है। ये बसें अंदर से कुछ ऐसी होती हैं जिसके एक तरफ 2 और दूसरी तरफ सिंगल सीट लगी होती है। मैं इसमें बैठकर एयरपोर्ट के पास तक पहुंच गया। इसमें 2 बार चेकिंग होती है एयरपोर्ट पर। जहां सामने आप उतरोगे पहली बार, आपकी और आपके सामान की चेकिंग होगी। फिर चेकिंग पॉइंट के आगे वही बस आपको खड़ी मिलेगी जो यहाँ तक लेकर आई है। उसमें दोबारा बैठकर आगे बढ़ेंगे हम। फिर से बस यहाँ दूसरे गेट के पास छोड़ेगी। यहाँ पर आपको बस से उतरकर टाटा बाय बाय कहकर आपको निकलना होगा और आगे एयरपोर्ट के अंदर आप खुद जाओगे। ऐसे थोड़ी बस एयरपोर्ट के अंदर ले जाओगे या बस हवाई जहाज़ में ले जाओगे, ना जी ना। एयरपोर्ट के बाहर आई लव कश्मीर लिखा है, लेकिन हाँ, एयरपोर्ट का एरिया जो है संवेदनशील होता है, तो यहाँ पर कोई सेल्फी मत लेना। अगर ले रहे हैं तो पूछ लीजिए, लेकिन फ़ोटो वगैरह यहाँ फ़ोटोग्राफी करते समय बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि सेफ्टी का सवाल है। मैं यहाँ पर केवल वही जानकारी शेयर कर रहा हूँ जो पहले से ही पब्लिक में है या पहले से ही लोग उनके बारे में जानते हैं। मैं अंदर आ चुका हूँ। ये है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे अन्य एयरपोर्ट होते हैं बहुत बड़े बड़े, ये ऐसा नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा एयरपोर्ट है। फिर भी ठीक है, लेकिन और के मुकाबले साइज़ कम है। अपनी फ़्लाइट से 2-3 घंटे पहले आ जाइए क्योंकि चेकिंग में यहाँ पर समय लगता है। साथ ही हाईवे भी बंद होने के चांस रहते हैं सर्दियों में। तो अगर आप जनवरी-फरवरी में आ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा दिन ज़रूर लेकर चलें, और हो सकता है कि आप फंस भी जाएं। हालांकि भगवान ना करे कि फंसे, लेकिन फिर भी सर्दियों में बर्फबारी अगर ज़्यादा होगी तो कुछ भी हो सकता है। और कुर्सी की पेटी बांध लें। यदि आपको कुर्सी की पेटी पूरी ना पड़े तो हमारे क्रू से कह सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ अमरनाथ जी की वीडियो सीरीज़ यहाँ पर पूरी होती है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि पहले एपिसोड में हम दिल्ली से जम्मू होते हुए पहलगाम पहुँचे थे। एपिसोड 2 में पहलगाम से पोसपत्री, और एपिसोड 3 में पोसपत्री से अमरनाथ गुफा तक जाकर हमने दर्शन किए थे। इस एपिसोड में तो आपने देख लिया हमने क्या किया। गुफा से बालटाल तक हम पहुँचे हैं और उसके बाद श्रीनगर तक भी हमने सफ़र किया है। मित्रों, वीडियो में अगर कहीं कुछ छूट गया हो या अनजाने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, हर हर महादेव।